नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, मैं इस समय कंपाउंडिंग बायलॉज के ऊपर, जिसका मतलब है कि अवैध निर्माण को समन कराने के जो नियम हैं उनके ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि वो कौन से निर्माण हैं जो किसी भी तरह समन नहीं किए जा सकते, पूर्ण रूप से असमनीय हैं। तो मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। दोस्तों, जो भी सार्वजनिक सुविधाओं, अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोग के अंतर्गत जैसे कि सड़क है, रेलवे लाइन है, ग्रीन बर्ज है, इन भूउपयोगों में जो भी निर्माण किए जाएंगे वो निर्माण किसी भी तरह समनीय नहीं है। फिर जोनल डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान या जो लीज प्लान है, इनमें भूउपयोग के विपरीत किए गए निर्माण वो भी किसी तरह समनीय नहीं है। या अनधिकृत उपविभाजन के अंतर्गत जिसको नियमित नहीं किया गया है उसके अंतर्गत किए गए निर्माण किसी भी तरह समनीय नहीं है। इसी तरह अगर पार्किंग में, स्ट्रीट में, कोई कॉमन स्पेसेस में, कॉमन सर्विसेज में जो भी निर्माण किए गए हैं वो किसी भी तरह समनीय नहीं है। ये हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। डिटेल में आप जानने के लिए कौन से समनीय नहीं है, आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसका भी हमने वर्णन किया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में 3 बातें आपको। नंबर 1, जो भी निर्माण समनीय नहीं है जिसका अभी मैंने चर्चा की थी, उन निर्माणों का अंत में क्या हश्र होने वाला है, उनके खिलाफ अपनी जो विधिक कार्रवाई है प्राधिकरण किस तरह करता है और अंतिम उसकी स्थिति क्या बनती है, पहला ये। दूसरा ये कि जो बिल्डर हैं, जो तथाकथित बिल्डर हैं या भूमाफिया हैं, वो आपको इस तरह की जो लैंड है जहाँ पे लेआउट स्वीकृत नहीं है या भूउपयोग के विपरीत है, उन पर अवैध प्लॉटिंग किए गए भूखंडों को खरीदने के लिए किस तरह टारगेट करते हैं, कैसे आपको फंसाते हैं ताकि उनकी लैंड आप ले सकें। और फिर लैंड जो अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है वो जब आपकी स्वामित्व में आ जाती है तो उस पर किया गया कोई भी निर्माण समन नहीं हो सकता है और फिर अंत में उसका ध्वस्त किया जाना ही एकमात्र विकल्प है और प्राधिकरण इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इसको ध्वस्त कर देता है। उस परिस्थिति में आपका पैसा वगैरह सब डूब जाता है। नंबर 2 बिंदु पे मैं इस पे बात करूंगा कि कैसे ये बिल्डर आपको अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग लेने के लिए टारगेट करते हैं और कैसे वो सफल हो जाते हैं और आप असफल हो जाते हो, उनकी अवैध प्लॉटिंग की गई कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के लिए विवश हो जाते हो। नंबर 3 बिंदु पे मैं बात करूंगा कि आप कैसे इन बिल्डर्स के टारगेट से बच सकते हो और उस जमीन को नहीं खरीदने में अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हो, कहाँ से मदद ले सकते हो कि उसमें ना खरीदें। तीसरे बिंदु में मैं इस पर बात करूंगा ताकि आपका पैसा बच सके और आप एक नियमित की हुई या स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत अथवा प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज में प्लॉट खरीद के, मकान खरीद के एक सुखद अपनी जिंदगी परिवार के साथ बिता सकते हो और अपने धन का व्यय जो ध्वस्त करने से हो रहा था अवैध कॉलोनी में वो बच सकता है और एक सुंदर और सुनियोजित शहर के विकास में आप देश का, राष्ट्र का और प्रदेश का सहयोग कर सकते हैं। इन 3 बिंदुओं पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों, पहले बिंदु पे जो बात है वो ये है कि जो भी निर्माण असमनीय हैं, किसी भी स्थिति में समन नहीं किए जा सकते हैं, उन पर विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करता है। इस कार्रवाई में पहले चरण में आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, फिर आपका जवाब मांगा जाता है। नोटिस में यही पूछा जाता है आपसे कि आप बताएं कि आपका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है और अगर स्वीकृत नहीं है, आपने इसमें निर्माण कर लिया है, तो क्यों ना आपका निर्माण तोड़ दिया जाए। दोस्तों, जब आप अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट खरीदेंगे तो आपके पास इस शो कॉज नोटिस का कोई भी उपयुक्त जवाब नहीं होता है, क्योंकि आप ये बताने में असफल रहते हैं कि मेरा मकान क्यों ना तोड़ा जाए, क्योंकि
इस भूखंड पर आपका मानचित्र स्वीकृत नहीं होता है, ना ही उस बिल्डर द्वारा विकसित की गई इस भूमि पर पूरी भूमि का लेआउट स्वीकृत होता है जिसके अंतर्गत आपका भूखंड स्थित है। इसलिए आप इस शो कॉज नोटिस में ये सिद्ध करने में विफल हो जाते हो कि हमारा भूखंड स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत है या हमने अपने भूखंड पर जो भवन निर्माण किया है उसका मानचित्र स्वीकृत है। इस तरह से आप उस शो कॉज नोटिस का उत्तर देने में विधिक रूप से असफल हो जाते हो और फिर अगले चरण में प्राधिकरण इसको ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर देता है और फिर आपका मकान ध्वस्त होने की कैटेगरी में आ जाता है। और जैसे ही प्राधिकरण इसको उचित समझता है उस समय आपका मकान ध्वस्त हो जाता है और उस पूरे लेआउट के अंतर्गत की गई सड़कों का निर्माण या जो भी अवैध रूप से उसकी बाउंड्री बनाई गई है या गेट बनाया गया, पूरे विकास कार्यों को भी प्राधिकरण ध्वस्त कर देता है। तो इस तरह आप उस बिल्डर की चाल में फंस जाते हो। दोस्तों, अब आप चित्र के माध्यम से देखिए कि पिछले लगभग 20 दिनों में पूरे प्रदेश में विभिन्न विकास प्राधिकरणों में इस अवैध निर्माण के खिलाफ काफी जोर शोर से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में देखिए, ये बरेली विकास प्राधिकरण का वीडियो और कुछ फोटोज हैं जिनके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग के अंतर्गत विकास प्राधिकरण ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए पूरे लेआउट के अंतर्गत की गई सड़कों के निर्माण आदि को तथा जो व्यक्तिगत भवन बने हैं उन भवनों को भी तोड़ दिया है। तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने इसमें अपना पैसा लगाया था, उनका क्या हाल हुआ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ किसी भी तरह, कैसे भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में अवैध जो रूप से विकसित की गई कॉलोनियां हैं उनमें आप भूखंड बिल्कुल भी ना खरीदें, ना भवन खरीदें। दूसरे में आप देखिए कि कानपुर विकास प्राधिकरण के संबंध में भी खबर छपी है। आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर भी अवैध निर्माण के खिलाफ काफ़ी जोर शोर से कार्रवाई चल रही है। इसके बाद आप देखिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप देख लीजिए। अवैध निर्माणों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई जिसमें कई अवैध कॉलोनी को तोड़ा गया है। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी के शब्द तो ये हैं, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में एक ईंट भी बिना स्वीकृत किए गए भूखंड पर बिना मानचित्र स्वीकृत के नहीं लगने दूंगा। कोई भी अवैध निर्माण किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दूंगा। और इसी तरह कार्रवाई करते हुए पिछले 20 दिनों में लगभग 10 अवैध कॉलोनियों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया है। इसी तरह अब आप देखिए अपने स्क्रीन पर ये खबर है वाराणसी विकास प्राधिकरण की। यहाँ भी अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण पूरी तरह सख्त है और दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो मैंने कुछ बड़े प्राधिकरणों के चित्र, फोटो और वीडियो के माध्यम से आपको दंडात्मक कार्रवाई का वर्णन किया है, लेकिन प्रदेश के सारे प्राधिकरणों के चित्र, फोटोज और वीडियोज आपको इस शॉर्ट समय में इस वीडियो में नहीं दिखाए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो रही है और कोई भी प्राधिकरण किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण न होने देने के लिए कृत संकल्प है। ये आपने इन वीडियोस के माध्यम से देखा कि जो निर्माण असमनीय है, जिनको किसी भी तरह समन नहीं किया जा सकता है, उनका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। इसी तरह अवैध कॉलोनी में लिए गए प्लॉट और उन पर किए गए निर्माण पूरी तरह ध्वस्त किए जाने योग्य हैं, जो उनको ध्वस्त ही किया जाना अंतिम विकल्प है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई से जो ऑनर है वो अपने पैसे का नुकसान करता है, सामाजिक स्तर का, सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान होता है और फिर वो बिना भवन या भूखंड के स्वामी के रूप में ही रह जाता है और पैसा उसका डूब जाता है। दोस्तों, ये दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में आपने देखा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा कि कैसे ये जो बिल्डर हैं आपको इस अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेने के लिए टारगेट करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी शहर के आउटस्कर्ट में जो भी बाहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी लैंड खाली उनको मिल पा रही है, तो उनके दो टारगेट होते हैं। पहला टारगेट तो जो बिल्डर हैं या जिनको तथाकथित बिल्डर कहिए, जो भूमाफिया हैं, जिनको नक्शा या लेआउट स्वीकृत नहीं कराना है और अवैध प्लॉटिंग करके ही बेचनी है, मैं उनके संबंध में बात कर रहा हूँ। ऐसे बिल्डर्स या तथाकथित भूमाफिया दो तरह से दो लोगों को टारगेट करते हैं। पहला टारगेट होता है उनका वो किसान या वो खेतों के स्वामी, लैंड के स्वामी,
जिनकी लैंड आउटस्कर्ट में स्थित है और उनको नियमों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ना तो उनको भू उपयोग के बारे में पता है, ना लेआउट स्वीकृत होने के बारे में कोई जानकारी है, ऐसे किसानों को वो टारगेट करते हैं। उनको भू उपयोग से कोई लेना देना नहीं होता है और ऐसी जमीन भी देखते हैं जहां पे कोई पारिवारिक बंटवारे का या आपसी कोई विवाद हो, ताकि उन जमीनों को ये कम रेट में किसान से खरीद सकें और फिर अपने टारगेट के दूसरे बिंदु में ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, कम आय वाले लोग हैं उनको टारगेट करते हैं कि हम जो अवैध प्लाटिंग करेंगे उनको ये लोग खरीद सकें। तो किसानों को टारगेट करने का इनका क्या तरीका है, मैं इस पर वर्णन करता हूँ। दोस्तों, ये अपने एजेंट के माध्यम से या स्वयं बाहरी क्षेत्रों में स्थित किसानों की जमीनों के ऑनर्स को तलाशते हैं और उनसे ये बात करते हैं कि भाई आप हमें अपनी ज़मीन पे प्लॉटिंग करने के लिए अधिकार दे दो, ज़मीन आप ही के नाम से रहेगी, मैं इस पर प्लॉटिंग करूँगा और बेचूँगा और उस बेच के उसमें जो भी पैसा प्राप्त होगा उसका जो परसेंट हमारा आपका तय हो जाएगा मैं आपको देता रहूँगा और आप उस प्लॉट पर जो खरीदेगा उसकी रजिस्ट्री करते रहिए। इस तरह वो किसान इनकी बातों में फंस जाता है और ज़मीन अपनी इनको हैंडओवर कर देता है। फिर ये उस ज़मीन पर या तो बाउंड्री वाल बना लेते हैं, अच्छा सा गेट लगा देंगे और ये बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा ऑफिस खोल लेते हैं, ताकि जो खरीदार वहाँ पर आए वो देख के थोड़ा आकर्षित हो और इनकी लैंड को ये समझे कि हाँ, ये निकट भविष्य में इन सड़कों को बना देंगे और अच्छी सी कॉलोनी विकसित कर देंगे और उस कॉलोनी का बड़ा सुंदर सा नाम रखेंगे। ऐसा प्रपोज करते हैं कि बहुत ही सुंदर वो कल्पना में दिखने लगती है। और फिर जैसे ही वो आदमी खरीदार इनसे मिलता है तो ये सीधे उससे बात नहीं करते। इन्होंने सेल्स के लिए भी एक टीम लगाई हुई है, जिस टीम में कुछ लड़के इन्होंने रखे हुए हैं और उनसे ये कह रखा है कि आप जितने भी प्लॉट बेचोगे उन पे मैं आपको कमीशन दूंगा। तो वो लड़के इस कमीशन के लालच में इनकी बातों में आ जाते हैं और उस ऑफिस में बैठते हैं। कंप्यूटर लगा हुआ है, कुछ सड़कों का लेआउट इन्होंने कर दिया है और प्लॉटिंग जो अवैध रूप से की गई उसके बेचने के लिए ऐसे ग्राहकों का टारगेट करके उनको तलाशते रहते हैं। तो जो भी उनके टारगेट में फंस जाता है उसको वो लड़के बातों में फंसा के अवैध रूप से नियमों का इंटरप्रिटेशन करके वो प्लॉट बेच देते हैं। और जब वो बेच देते हैं तो जो किसान मूल रूप से जिसके नाम भूमि है, जिसके नाम जमीन है, वो इनकी रजिस्ट्री करता है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि किसान से रजिस्ट्री कराई, खरीदने वाले के नाम से रजिस्ट्री हुई, कागज में फंसने में कहीं उस भूमाफिया का कहीं नाम नहीं है। अगर प्राधिकरण कोई कार्रवाई करता है तो या तो किसान के ऊपर करेगा कि लैंड उसके नाम से है, या जो आदमी खरीदने में फंस गया है उसके खिलाफ करेगा क्योंकि उसके नाम प्लॉट की रजिस्ट्री है। और जो बेचने वाला है भूमाफिया है उसके नाम तो कार्रवाई भी नहीं होती क्योंकि उसका कहीं नाम ही नहीं है पेपर में और वो साफ बच जाता है। इसी तरह अगले किसान को, अगले खरीदारों को टारगेट करते हुए अवैध कॉलोनी की एक श्रृंखला बनाता चला जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए अपने को बिल्डर कहने लगता है। दोस्तों, इन लोगों के टारगेट में आपको आने से बचना है, नहीं तो फिर प्राधिकरण आपके अवैध रूप से लिए गए प्लॉट या भूमि या भवन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए तोड़ देगा और आप गलत फंस जाएंगे। अब मैं तीसरे बिंदु पर बात करता हूं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं और किसी ने आपको टारगेट किया हुआ है, आप जाते हैं वहाँ पर, उसके लेआउट के अंदर ज़मीन देखते हैं, प्लॉट देखते हैं, तो आप 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए जो प्रथम दृष्टया आप देख सकते हैं। बिना किसी कागज के भी आप पहचान सकते हैं कि अवैध कॉलोनी है या नहीं। पहले तो आप उस लेआउट के अंतर्गत जो भी सड़कों का निर्माण किया है या प्रपोज्ड है या मिट्टी डाल के डिमार्केशन किया हुआ है, उस पर आप पूरे पे घूम आइए, उनके लेआउट पे देख लीजिए जो उन्होंने लेआउट बना हुआ है कागज पर। तो उसमें सड़कों की चौड़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर वो सड़क 30 फुट से या 9 मीटर से कम है तो ये मान लीजिए कि इसका लेआउट स्वीकृत नहीं है, क्योंकि कोई भी लेआउट इंटरनल रोड्स 30 फुट या 9 मीटर से कम होने पर स्वीकृत नहीं होता है। पहले आप जांच कर सकते हैं प्रथम दृष्टया। दूसरा, आप ये देखिए कि उस लेआउट के अंतर्गत 10 से 15% न्यूनतम बता रहे हैं, कम से कम 10 से 15% भूमि खुली भूमि के रूप में होनी चाहिए, जिसमें खेल का मैदान है, पार्क है
या टाट लॉट है, इस तरह के उपयोग के लिए वो छोड़ी जाती है जो स्वीकृत किए जाते हैं लेआउट। अगर उस लेआउट में इस तरह की कोई भूमि नहीं छोड़ी गई है तो आप प्रथम दृष्टया समझ सकते हैं कि लेआउट अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग का भाग है, इसमें कोई लेआउट स्वीकृत नहीं कराया गया है। ये आप प्रथम दृष्टया कैसे जान सकते हैं, वो दो बिंदु हैं। इसके बाद आप विधिक रूप से कैसे जान सकते हैं, आप उस बिल्डर से ये कहिए या जो सेल्समैन वहाँ है जिसने आपको खरीदने के लिए बुलाया है, कहिए कि भाई मैं तो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत ये प्लॉट लूंगा, अगर आपका लेआउट स्वीकृत है तो मुझे स्वीकृत लेआउट का परमिट संख्या और उसकी डेट दे दीजिए। मैं उस परमिट संख्या के आधार पर विकास प्राधिकरण में या आवास विकास में जाके पता कर लूंगा इसका लेआउट स्वीकृत है या नहीं। और जो अगर स्वीकृत है तो आप मुझे उस स्वीकृत लेआउट की कॉपी दिखा दीजिए, आपके पास यहाँ ऑफिस में रखी होगी और आप उसको देख सकते हैं। उस पर मोहर लगी होगी, प्राधिकरण के अधिकारियों के साइन होंगे। अगर कल्पना कीजिए उन्होंने फर्जी दिखा दिया, गलत मोहर लगा ली, तो जो आप परमिट नंबर उनसे लेंगे या डेट लेंगे, उस डेट को ले जाके आप विकास प्राधिकरण के कार्यालय में संबंधित सेक्शन में जाके पता कर सकते हैं। वहां के अधिकारी आपकी मदद करेंगे और आपको ये बता देंगे कि ये लेआउट स्वीकृत है अथवा नहीं। दोस्तों, दूसरा बिंदु ये है कि अगर उनका लेआउट स्वीकृत है और उन्होंने आपको परमिट नंबर दिया है तो आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। जो भी लेआउट स्वीकृत किए जाते हैं उनका लेआउट मौके पर लगाने से पहले, निर्माण शुरू करने से पहले हर स्वीकृत लेआउट के बिल्डर को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। तो आप रेरा की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि इनकी स्वीकृत है लेआउट या नहीं है, रेरा में इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। और आप बिल्डर से भी रेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर मांग सकते हैं। अगर वो परमिट नंबर देने से या रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देने से मना करता है तो आप समझ लीजिए कि इसका लेआउट स्वीकृत नहीं है और ये अवैध कॉलोनी में आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। तीसरा बिंदु और है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये स्वीकृत कॉलोनी है या नहीं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में जो भी आवास बंधु से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आवास बंधु पर ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, नक्शा अपलोड करने के लिए हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उन सब आर्किटेक्ट से संपर्क करके या जो रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं उनसे संपर्क करके आप ये पता कर सकते हैं कि भाई ये लेआउट इन्होंने हमें दिया है, बिल्डर ने जो बेच रहा है, आप बता दीजिए कि ये स्वीकृत है कि नहीं। तो उस लेआउट को प्रथम दृष्टया देख के भी नियमों के परिप्रेक्ष्य में उसकी जांच कर लेंगे और समझ लेंगे कि स्वीकृत नहीं है और आपको सही जानकारी दे सकते हैं। ये रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और इंजीनियर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इनका सहयोग लेने में आपको बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। आपको सही बात बता के एक बड़े नुकसान होने से आपको बचा सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने 3 बिंदु वो बताए जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आप स्वीकृत लेआउट में ही प्लॉट खरीद रहे हैं या नहीं। इस तरह आप अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से बच सकते हैं। दोस्तों, एक मेरा सुझाव और है आपसे कि अगर आप ये सब पता करने के बाद स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत प्लॉट खरीद लेते हैं तो आप भवन का निर्माण करने के लिए भी किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर को इंगेज कर लें अपने साथ। फिर भवन का निर्माण अगर कराएंगे तो आपका भवन नियमों के अंतर्गत स्ट्रक्चर वाइज और उसमें किसी भी तरह की कोई टेक्निकल गलती नहीं होगी, तो आप एक आर्थिक रूप से भी इकोनॉमिक मकान बना पाएंगे। इसके अलावा विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की जो स्कीम्स निकलती रहती हैं उनके अंदर प्लॉटिंग की हुई होती है या फ्लैट बने हुए उनके विज्ञापन निकलते रहते हैं। आप हाउसिंग बोर्ड की या डिफरेंट विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में जब उनका विज्ञापन निकलता है, बुक करके भी आप अपना प्लॉट या फ्लैट खरीद सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सभी विकास प्राधिकरणों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उस वेबसाइट पर पूरे डिटेल अपलोड किए हुए हैं। जब भी कोई उनकी योजना निकलती है तो वो अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड कर देते हैं। तो आपको अगर भवन भूखंड खरीदना है तो आप उनकी वेबसाइट को देखते रहिए। जिस भी प्राधिकरण में आपको लेना है, समय समय पर उनके विज्ञापन निकलते रहते हैं। आप वहाँ से ऑनलाइन बुक करके भी आपको अलॉटमेंट हो सकता है और आप किसी भी अवैध निर्माण में जाने से जरूर बचिए। ये मेरा आपसे सुझाव है। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है और अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अवैध निर्माण को समन कराने के लिए जो कंपाउंडिंग के एप्लीकेशन लगाते हैं, विकास प्राधिकरण में जमा करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में होने आवश्यक हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।